आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सोशल साइंस के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। और मैंने आपको साइंस का मॉडल सेट 1 और मैथ का मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, एकदम आराम से जाइए, वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन है आप लोग हर एक क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है अपने शब्दों में दीजिए। देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज होगा ना आंसर का बहुत ही सिंपल है, आप लोग हुबहू इसी प्रकार से एग्जाम में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर 19 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर 19 क्वेश्चन है और ये वाला जो है और ये वाला जो है और ये वाला जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बात को समझिए। देखिए यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। क्या डिस्काउंट है बात को समझिए कि प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 1 वाक्य में दीजिए और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। देखिए बात समझिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस है और मात्र आपको 5 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। 2 क्वेश्चंस का आप लोग आंसर मत दीजिए। आपको जो जो प्रश्न अच्छा लगता है 5 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या जो 8 से लेकर जो 14 तक है ना, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और यहां पर भी मात्र आपको 5 ही प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 शब्दों में लगभग देना है। और यहां पर एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है और यहां पर 15 से जो 19 नंबर तक जो है ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। यहां पर जो आपको आंसर लिखना है 100 शब्दों में लिखना है और यहां पर एक प्रश्न जो आपका है ना, एक प्रश्न यहां पर आपका 5 नंबर का है और यहां पर आपको मात्र 3 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो ये जो चीज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसी प्रकार से आपका एग्जाम में भी होने वाला है। तो एग्जाम में भी जो सामान्य निर्देश दिया हुआ रहता है ना उसको पढ़ना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ लिया, समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए यहां पर भी लिखा गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, लेकिन यहां पर मैं आपके जानकारी के लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। देखिए यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मान के चलिए कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अगर वही वाला क्वेश्चन परीक्षा में आ जाता है तब तो आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए यहां पर मैं आपको A to Z सारा का सारा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको वही करना है जो सामान्य निर्देश में दिया गया है। तो यहां पर देखिए जो पहला क्वेश्चन था क्या है कि रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए रिंडरपेस्ट था ना, ये जो रिंडरपेस्ट ये एक प्रकार का बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये पशुओं में फैलने वाली एक खतरनाक बीमारी है। और ये जो बीमारी है ये अफ्रीका में फैला था कब, 1890 के दशक में, ठीक है। इसका आंसर हो गया, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां प्रारंभ हुई। देखिए औद्योगिक जो क्रांति है ये मतलब 18वीं शताब्दी के आसपास में ये मतलब स्टार्ट हुआ था और ये जो स्टार्ट हुआ था ना इंग्लैंड से ये प्रारंभ हुआ था, यानी कि इंग्लैंड से ये शुरू हुआ था। क्लियर हो गया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि घरों में उपयोग किए जाने वाले 2 ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर मैंने कोयला और एलपीजी लिख दिया, एलपीजी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर मैंने 2 चीज लिख दिया, आप भी लिखिए, जो मर्जी है आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था और कौन किया था, तो M.O. ह्यूम ने। किसने, M.O. ह्यूम, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। देखिए पहला क्या है, ठीक है, एक्चुअल में पहले हमने लिख दिया है कि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित है। पहला क्या है कि क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद इत्यादि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया। यहां पर 2 बोला है तो 2 ही लिखिए, इसे 2 से ज्यादा भी आप लिख सकते हैं। विदेशों के साथ संबंध, जैसे कि पाकिस्तान के साथ संबंध, कश्मीर की समस्या, चीन के साथ संबंध, तिब्बत की समस्या इत्यादि, ये सब के सब क्या हो गए, लोकतंत्र की मतलब चुनौतियां हैं। यहां पर 2 चुनौतियां बोला है इसलिए हमने 2 चुनौतियां यहां पर लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर क्या है
कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए, यानी कि मनी। आप मनी के बारे में जानते हैं, तो मनी यानी कि मुद्रा क्या होता है। तो देखिए, साधारण शब्दों में कहा जाए तो मुद्रा का अर्थ धन दौलत होता है। इसी मुद्रा का हम लोग प्रयोग कर लगभग दुनिया के सारे सुख सुविधा पा सकते हैं। तो ये रहा एक प्यारा सा छोटा सा मुद्रा का डेफिनेशन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूं ना, बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई किताबी वाला लैंग्वेज नहीं है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो उदारीकरण माने होता है कि सरकार द्वारा अवरोधकों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया या छूट देना उदारीकरण कहलाता है। मान के चलिए कोई चीज है, ठीक है, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, और अगर सरकार इस पर ये जो प्रतिबंध है इसको अगर हटा लेता है तो इसी को बोला जाता है उदारीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, और यहां से देखिए, यहां पर भी आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, और यहां पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसे वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। आप यहां पर लैंग्वेज देखिए कितना सिंपल और सरल है। आप एकदम एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। वैश्वीकरण मैंने क्या हो गया, जब देश का जो अर्थव्यवस्था रहेगा उसको हम लोग विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। यानी देखिए, जो बाहर की जो कंपनियां हैं वह भारत में आकर व्यापार करेगा, और भारत की जो कंपनियां हैं वह बाहर जाकर व्यापार करेगी। तो इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण। यहां पर उदाहरण भी है, देख लीजिए। वैश्वीकरण के उदाहरण के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट को ले सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, परंतु इस कंपनी के सॉफ्टवेयर के कुछ अंग भारत और अन्य कई देशों में बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बस ये था एक प्यारा सा सिंपल सा वैश्वीकरण का डेफिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहां पर आप आंसर को देखेंगे ना, आपको घर में जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, एक बार वीडियो देखिए, काम खत्म। क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले बात तो जान लीजिए स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी एक सूत कताई मशीन है, ठीक है, मतलब सूत काटने का एक मशीन है। इसका आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। यह तो क्लियर हो गया। स्पिनिंग जेनी मशीन के इस्तेमाल का बहुत सारे मजदूर विरोध कर रहे थे, क्योंकि देखिए क्यों विरोध कर रहे थे, बात को समझिए। देखिए पहला पॉइंट, हम सभी जानते हैं कि किसी काम को 10 आदमी 10 दिन में करें, वही काम को कोई मशीन घंटों या मिनटों में कर देती है तथा इसमें कम लोगों की आवश्यकता होती है। जिससे क्या होगा, कम लोगों की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहला बात तो यहाँ पर वही लोग रहेंगे जो मशीन को चला पाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के चलते यहाँ पर इस पर हमला हुआ। आगे देखिए कि इसी तरह ब्रिटेन में महिलाएं उन उद्योगों में काम करते थे, जैसे ही वहां स्पिनिंग जेनी मशीन आ गई, सारी महिलाओं का काम छूट गया और वे बेरोजगार हो गए। ठीक है सर, आगे देखिए, इस मशीन को 1-2 आदमी ही आसानी से चला सकता था और बहुत सारे धागा बना लेता था। इसलिए उद्योगपतियों ने सारी महिलाओं और मजदूरों को एक एक करके निकालने लगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों इस पर हमले हुए थे। इसी कारण से ब्रिटेन की महिलाओं और मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, जिसमें उनके परिवार वालों ने भी उनका सहयोग किया। तो ये था एक छोटा सा प्यारा सा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं। कोई भी आप बता सकते हैं जो खाने का जो फसल है। ठीक है, तो यहां पर मैंने चावल ले लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं जो खाने का चीज है। ठीक है, जैसे खाद्य होता है, पेय होता है, जैसे पेय में आपका हो जाएगा चाय, कॉफी, ठीक है, ये सब चीज। और यहाँ पर जैसे खाद्य में आप, जैसे हमने चावल लिख दिया, आप मक्का लिख सकते हैं, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। यहाँ पर मैंने कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया है, आपको जो पसंद है आप 2 चीज लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल खाद्य फसल ले लिया है। देखिए चावल जो है ना, आपको मात्र 2 ही चीज लिखना, आप चाहे तो इसको और इसको लिख दीजिए, आपका काम बन गया, नीचे लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताने के लिए और कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर लिखा है ताकि आपका याद रहे। कुछ पॉइंट भूल जाएंगे, कुछ पॉइंट तो याद रहेगा ना। देखिए आगे क्या है। तो चावल क्या है, चावल एक खाद्य फसल है, मतलब खाने का फसल है। चावल की खेती वर्षा ऋतु में होती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए अधिकतम वर्षा 100 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। देखिए तापमान, यहाँ पर जो तापमान होगा यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो अधिकतम वर्षा होगा 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेमी होना चाहिए। बात क्लियर हो गया। चावल जो है ना, चावल एक खरीफ फसल है। चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है तथा खेत समतल होना चाहिए। ठीक है, भारत में अधिकतर लोग चावल ही खाते हैं। विश्व का चावल उत्पादक पहला देश चीन है तथा दूसरे नंबर पर हमारा भारत है। देखिए सबसे ज्यादा चावल कहां उपज होता है, चीन में। आप विश्वास नहीं करिएगा लेकिन ये एक्चुअल में होता है। चीन में सबसे अधिक चावल उत्पाद होता है, फिर भारत में हमारा
जो है ये दूसरा नंबर में आता है। हमारे देश में चावल की खेती, देखिए इसे तो हर एक राज्य में होता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में होता है कहां कहां, तो पश्चिम बंगाल, यूपी, उड़ीसा, बिहार इत्यादि में अधिक मात्रा में होता है। इसे तो हर एक राज्य में होता है, लेकिन जो अधिक मात्रा में होता है जिसका आप लोग यहां पर देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। देखिए राजनीतिक दल का अर्थ, राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। देखिए जो राजनीतिक दल होता है, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, जेएमएम हो गया, जेवीएम हो गया, ये सब क्या है, राजनीतिक दल है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। इन लोग क्या करेगा, चुनाव लड़ेगा, चुनाव लड़ने के साथ साथ चुनाव में अगर जीतेगा तो वह सत्ता प्राप्त करना चाहेगा, सत्ता में भागीदारी करना चाहता है, यही होता है राजनीतिक दल। देखिए इसका अर्थ, राजनीतिक दल एक बहुत बड़ा संगठन है, यह बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ होता है। राजनीतिक दल का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है या बहुत आगे तक के सोचते हैं। राजनीतिक दल सरकार गठन होने के पहले और बाद दोनों स्थिति में अपना काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। राजनीतिक दल के उदाहरण जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस इत्यादि। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां पर लैंग्वेज को देखिए सर, 100% आपको मजा आ रहा है। ऐसा मजा आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा। इस प्रकार का लैंग्वेज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक बार पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। देखिए एक्चुअल में लोकतंत्र में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि लोगों का तंत्र, मतलब हम लोग ये किसी को भी चुन सकते हैं, जिसको मन तिसको हम लोग जिता सकते हैं, बस यही होता है। यहां पर बात को समझिए, आपको यहां पर आंसर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लोकतंत्र उत्तरदायी शासन के रूप में है क्योंकि लोकतंत्र लोगों की सरकार है, लोगों द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं तथा प्रतिनिधि लोगों के प्रति जिम्मेवार होते हैं। लोगों को अधिकार है कि अगर वह प्रतिनिधियों के कामकाज से संतुष्ट नहीं है तो अपने प्रतिनिधि बदल सकते हैं। तो यह रहा इसका प्यारा सा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। देखिए बात सिंपल है। एक आदमी, यहां पर देखिए दो आदमी है, ठीक है, एक ये आदमी हो गया, एक हमारा ये आदमी हो गया, ठीक है। अब इसके पास बहुत पैसा है, इसके पास बहुत पैसा है। अब ये क्या करता है, मान के चलेगा ये बैंक में पैसा जमा करता है या फिर हाँ अपने मतलब जो भी है फिक्स वगैरह कर देता है। तो ये पैसा क्या करेगा, जो बैंक वाला होगा जरूरतमंद लोगों को क्या करेगा, लोन के रूप में दे देगा, ऋण के रूप में दे देगा, कर्ज के रूप में दे देगा, जहां से दो फायदा है। ये जो आदमी जो पैसा जमा किया इसका तो यहाँ पर सूद थोड़ा बहुत जो भी होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट जो भी है बढ़ता है, और बैंक वाला को भी यहाँ पर देखिए बैंक वाला इसको भी थोड़ा बहुत सूद देगा, और यहाँ पर ये जो ऋण देगा ना जरूरतमंद लोगों को, वहां से भी बैंक वाला को लाभ होगा। तो वही चीज लिखा गया कि वैसे लोग जिसके पास अतिरिक्त मुद्रा हो, बैंक उन लोगों का पैसा जमा के रूप में लेते हैं। उस जमा राशि का कुछ भाग बैंक अपने पास रख लेता है तथा बाकी पैसा जरूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं। कितना सिंपल से मैंने आपको समझा दिया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 लाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखें। देखिए विश्व व्यापार संगठन, इसको शॉर्टकट में WTO बोला जाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप लोग देख सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो दो उद्देश्य है, देखिए ऐसे तो बहुत सारा उद्देश्य होता है, लेकिन यहाँ पर दो बोला तो दो ही लिखते हैं। जीवन स्तर में वृद्धि करना, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना, ये दो इसका उद्देश्य हो गया। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो जो था मैंने आपको बता दिया, दो बोला है तो दो लिखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, अब यहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, इनके लॉन्ग क्वेश्चंस, मात्र 3 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 कि G77, देखिए G77 आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर G77 आप ऐसे भी बोल सकते हैं। देशों से आप क्या समझते हैं, देखिए G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए वे एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। देखिए G77 में वैसे विकासशील देश शामिल थे। 1944 में जो हमारा ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, मतलब इससे उन लोगों को कुछ भी लाभ नहीं मिला था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग की। नहीं भाई हमारा और होना चाहिए। तो यहां पर G77, देखिए नाम यहां पर 77 है, तो 77 देशों ने मिलकर इसको मतलब इसका स्थापना किया था। बाद में से बहुत सारे देश इसका सदस्य बनते गए। भारत भी G77 का सदस्य है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत G77 का सदस्य है या नहीं है, तो बिल्कुल बिल्कुल है सर, ठीक है। आगे देखिए, आगे देख लीजिए क्या है कि G77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास, ठीक है। तो ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में
IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, और IBRD यानी कि विश्व बैंक जिसको बोलेंगे, ठीक है, विश्व बैंक का जन्म हुआ, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि IMF और IBRD पर केवल कुछ शक्तिशाली देशों का दबदबा था, इसलिए उनसे विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्सों की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों के G77 नामक देशों ने नई आर्थिक प्रणाली की मांग की ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए जो विकासशील देश है ना, उनको वहां से कुछ भी मतलब फायदा नहीं हो रहा था, तो उन लोगों ने क्या किया, नहीं भाई हमें कुछ आर्थिक प्रणाली का मतलब कुछ चाहिए, हमें एक नया जरिया चाहिए हमें, ठीक है, हमें मतलब और विकास करने का, तो उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके। उन लोगों का जो मेन मकसद था, उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, उन्हें अपने तैयार माल के लिए विकसित देशों के बाजार में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो ये तीन, ऐसे बहुत सारे उद्देश्य थे, लेकिन यहाँ पर ये जो तीन है ये मेन उद्देश्य है उन लोगों का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। देखिए इसका आंसर क्या है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का जो अर्थ होता है, पर इसके अर्थ को समझिए। अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। देखिए एक्चुअल में बात क्या होता है, मान के चलिए हम लोग किसी भी देश में रहते हैं, अगर उस देश के अंदर चाहे किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी रंग के लोग हो, अगर लोगों के बीच अगर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको अगर समान समान हक दिया जाएगा, यानी कि अगर सबको सत्ता में समान समान साझेदारी दिया जाएगा ना, तो उस देश में कभी भी गृहयुद्ध नहीं होता है और जो देश है ना एकदम बहुत ही अधिक मात्रा में विकास करता है। तो वही बात यहां पर भी बताया जा रहा है कि इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है, जो मैंने आपको बताया। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज की स्थापना की गई। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। तो यही सब चीज है यहाँ पर, बस यही बात है आपको जो जानना है। देखिए एक्चुअल में अगर देश के अंदर अगर जो भी नागरिक है, अगर मान के चलिए वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, स्थान के आधार पर अगर भेदभाव होगा ना, तो वह देश नहीं टिकेगा, वह देश नहीं विकास करेगा, वह जो देश है ना वो बर्बाद हो जाएगा। देश के अंदर गृहयुद्ध स्टार्ट हो जाएगा और आप समझ सकते हैं श्रीलंका का कहानी अगर आप लोग पढ़े हैं तो श्रीलंका जैसा यहां पर बदतर हाल हो जाएगा। बस यही बात होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर क्या है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए मुद्रा यानी कि मनी, ठीक है, तो मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था, अभी के टाइम में मुद्रा विनिमय हो रहा है। वस्तु विनिमय में क्या होता था कि एक वस्तु तुम उसको दो और उससे तुम दूसरा वस्तु ले लो। देखिए इससे क्या होता था, आदमी को संतुष्टि नहीं मिलता था। मान के चलिए बात को समझिए, यहां पर कोई एक आदमी है, ठीक है, जिसको आटा चाहिए, ठीक है, जिसको आटा चाहिए और इसके पास क्या है, जूता है, मान के चलिए इसके पास जूता है। अब एक कोई जो आदमी है उसके पास आटा है लेकिन उसको चाहिए चप्पल, अब बताइए यहां पर होगा, इसका तो मनोकामना पूर्ण हो जा रहा है लेकिन इसको तो बाबू चप्पल चाहिए, जूता तो चाहिए नहीं। तो ऐसा ही हो जाता है वस्तु विनिमय में। लेकिन अगर मुद्रा विनिमय का बात किया जाए तो मुद्रा विनिमय में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबको संतुष्टि मिलता है और हर एक कोई आदमी ले लेगा ना। मान के चलिए अगर यहाँ पर पैसा का खेला होता तो ये जो आदमी है ये क्या करता, पैसा से आटा खरीद लेता, ये आदमी क्या करता, इसको आटा बेच देता और उसी पैसा से किसी से चप्पल खरीद लेता। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन ऐसा मतलब वस्तु विनिमय में नहीं होता है और ये मुद्रा विनिमय में होता है, ठीक है। तो वही चीज लिखा गया है, अतः मुद्रा व्यक्तियों के लिए मूल्य संचय का काम करती है। भविष्य के लिए धन का संचय मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। जैसे पहले के जमाने में वस्तु विनिमय होता था जिससे व्यक्तियों को जरूरत का सामान नहीं मिल पाता था और इससे बहुत सारे व्यक्ति असंतुष्ट हो जाते थे, परंतु मुद्रा विनिमय में ये सारे परेशानियां दूर हो गई। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देख लीजिए कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों। ठीक है, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ऐसा गिफ्ट है जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। देखिए लैंग्वेज को समझिए आप, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश है एक हमें ऐसा गिफ्ट है ना, शादी ब्याह का गिफ्ट नहीं है, ये ऐसा गिफ्ट है, भगवान का ये एक ऐसा देन है जिसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ता है। अतः गरीब आदमी भी सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।
भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा का उपयोग आसानी से किया जा सकता है तथा यहाँ हमें सौर ऊर्जा से अधिक मात्रा में वोल्टेज मिलेगा। कोयला, पेट्रोल, एलपीजी का उपयोग एक बार कर देने के बाद इसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता तथा ये महंगे भी कर दीजिएगा, ज्यादा पढ़ने में सुविधा है, महंगे भी होते हैं। जबकि सौर ऊर्जा का उपयोग हम बार बार कर सकते हैं तथा इसके लिए हमें पैसा भी नहीं देना पड़ता है। सौर ऊर्जा का उपयोग कर हम बहुत सारे विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं जो तेल, गैस इत्यादि के आयात के कारण हमें दूसरे देशों को देनी पड़ती है। सौर ऊर्जा का उपयोग हम खाना बनाने में, पानी को गर्म करने में, लाइट जलाने में, पंप से पानी निकालने में, दूध गर्म करने में इत्यादि रूपों में कर सकते हैं। तो ये रहा इसका सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये है हमारा मानचित्र कार्य। देखिए मानचित्र वाला क्वेश्चन आप लोग तभी जान पाएंगे, तभी समझ पाएंगे। मानचित्र का मैंने 2 ट्रिक बताया है, 2 ट्रिक। अगर आप दोनों ट्रिक को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप बना नहीं पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल में जाकर, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। मानचित्र का एक अलग से वीडियो आएगा जहां पर 5 मॉडल सेट का जितना भी मानचित्र का जो भी क्वेश्चन रहेगा एक ही वीडियो में बता दिया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।